हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो जैसा कि सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चन का पेपर क्या कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। तो इस वीडियो में हम उस पेपर का क्या देखने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन ए है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स -5, 0, -40, 8, 0 एंड 5, -30। उसने क्या दे रखा है, आपका पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका ग्राफ आपका क्या हो रहा है, 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो आपके पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर हो सकता है। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन x-5, देन x-8, फिर एक x+30 है, अगेन x+40 है। तो आपको इसको किस तरीके से करना है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। जैसे ये हमारा क्या है, माना एक XY प्लेन है। तो जब आप पॉइंट बनाएंगे तो ये -5, 0 है, मतलब -5, 0 कहीं इधर पे पड़ेगा। तो ये है -5, 0, 0, -40 का मतलब है -40। वाई एक्सेस में नीचे को है तो नीचे को आएगा, तो 0, -40 कहीं नीचे को आगे पड़ेगा। मैं पूरा पैरामीटर के साथ नहीं बना रहा हूँ। फिर 8, 0 एक्स एक्सेस में 8 जाना है, मतलब इधर पे पड़ेगा कहीं पे, ये 8, 0। देन 5, -30, मतलब एक्स एक्सेस में 5 एक्सेस, वाई में -30, तो कहीं यहाँ पे पड़ेगा। तो जब हमारी पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज चल रही थी, तभी हमने देखा था कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का क्या पता होता है, ग्राफ पता होता है, तो हम ग्राफ से उसके सीधे सीधे क्या पता कर सकते हैं, ज़ीरो पता कर सकते हैं। और वो ज़ीरो कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में लाई करते हैं। तो ये ग्राफ इन पॉइंट से पास हो रहा है। अभी हमने ग्राफ भी नहीं बनाना है, मगर जब ये ग्राफ इन पॉइंटों से पास होगा, माना इस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से, लेट से, तो इसके जो जीरोस होते थे वो कहाँ आते थे, एक्स एक्सेस में लाई करते थे। तो एक पॉइंट तो ये लाई कर रहा है, एक पॉइंट ये लाई कर रहा है। तो यहाँ से आपके 2 0 आ सकते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू -5 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है। तो एक वैल्यू हो सकती है आपकी x = -5। जब आप इसको क्या करते हैं, अगर x = -5 उसका एक रूट होता है, तो उसके फैक्टर कैसे निकलते हैं, -5 को जब इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा x+5। सिमिलरली अगर ये वाला रूट है तो x = 8 होगा, मगर जब ये इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कौन सा फैक्टर बनेगा, आपका x-8 हो जाएगा। तो गिवन पॉइंट के हिसाब से क्या हो सकते हैं, इसके दो फैक्टर निकल सकते हैं फिलहाल, x+5 और x-8। तो x+5 आपका ऑप्शन में नहीं है, मगर x-8 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी, x-8। देन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। शोन बिलो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नीचे उसने क्या दे रखी है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। mx + 4y - 6 = 0। सेकेंड है ny - 12x + 12 = 0। आपको निकालना है फॉर विच वैल्यूज ऑफ m एंड n द अबव इक्वेशन डू द अबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब आपको एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है, m और n की वो वैल्यूज पूछी है जिससे आपके इन दोनों का क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो आपको पता होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं, a1 आपके पास दो इक्वेशन होती हैं, तो a1 जो है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, b1 y का कोफिशिएंट होता था, b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होता है, और c1 और c2 क्या होते हैं, दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट होते हैं। तो पहली इक्वेशन में जब x का कोफिशिएंट देखेंगे तो m आ रहा है, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -12 आ रहा है, इसलिए a1 की वैल्यू m बनने वाली है, a2 की वैल्यू -12 बनने वाली है, इसलिए हमने a2 की जगह -12 लिखा है। b1 b2 y के कोफिशिएंट होते हैं, तो एक इक्वेशन में कोफिशिएंट 4 है और एक इक्वेशन में n है, तो इसकी जगह 4/n होने वाला है। c1 c2 की जगह कांस्टेंट आते हैं, तो पहले केस में c1 -6 बनेगा, दूसरे केस में c2 12 बनेगा, तो -6/12 हो जाएगा। अभी तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का अगर आप एक साथ करेंगे तो यहाँ से mn साथ में आ जाएगा। इसको अगर इसके बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा m = -12 इज इक्वल टू -6/12। ये 12 से आपका ये 12 कट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन बचेगा, वो माइनस का साइन वहाँ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 बन जाएगा।
सिमिलरली जब लास्ट के दो को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4/n इक्वल टू -6/12 है। 6 से क्या कर सकते हैं आप, इसको कट कर सकते हैं, 2 बार जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 होना है, और माइनस का साइन है तो आपका माइनस का 8 आना है, मतलब m की वैल्यू 6, n की वैल्यू -8, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ टीचर asked 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टीचर ने 3 स्टूडेंट को क्या बोला है, कंप्लीट करो एक स्टेटमेंट को, किससे रिलेटेड है वो, नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने दे रखा है इफ q² - 4pr इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + qx + r इक्वल टू 0 विल बी। तो 3 बच्चे हैं, जैन ने बोला है सबसे पहले, जैन आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसके रूट क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव आएंगे। दूसरा बच्चा विपुल है, विपुल ने आंसर दिया है पॉजिटिव, इफ़ पी क्यू आर पॉजिटिव। तो विपुल ने क्या रखा कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कब, जब पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंड सुमन ने आंसर दिया है नेगेटिव आएगा जब पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, इफ़ पी क्यू आर पॉजिटिव। तो ये बेसिकली क्या है, आप जो जनरल फॉर्म पढ़ते थे वो ax² + bx + c होती थी, यहाँ पे जनरल फॉर्म में बस px² + qx + c इक्वल टू 0 दिया है। वो जो आपका ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। वहाँ पे b² - 4ac लगते थे, मगर यहाँ पे b की जगह q है तो q का स्क्वायर, -4 की जगह 4, a की जगह p है, c की जगह r है। तो बेसिकली रूट कैसे निकालते थे, इस इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते थे, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा। तो x इक्वल टू -b होता था, अभी -b नहीं है, यहाँ पे q है तो उसकी जगह q आ जाएगा। फिर 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता था आपकी, यही वैल्यू q² - 4pr। अभी ये पता है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। तो पॉजिटिव का अंडर रूट तो कुछ ना कुछ निकलता ही है, अपॉन नीचे क्या रहता है 2a, तो 2a की वैल्यू p है। अब यहाँ से आपके 2 रूट निकलेंगे, एक आएगा -q प्लस कुछ पॉजिटिव वैल्यू जो भी आपका इस क्वांटिटी का आंसर आने वाला है, q² अपॉन 2p, और एक रूट निकलना है आपका -q माइनस फिर पॉजिटिव वैल्यू है एक अपॉन 2p। अब आप जैन का आंसर देखेंगे तो हम नहीं बता सकते कि ये दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि क्यू की वैल्यू छोटी है या क्यों ये पॉजिटिव नंबर जो आ रहा है ये बड़ा आ रहा है या क्यू की वैल्यू बड़ी है। अगर पॉजिटिव नंबर छोटा आ रहा होगा, क्यू बड़ा आ रहा होगा, तो ये क्या निकल जाएगा, ये रूट यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली विपुल का आंसर भी हम नहीं बता सकते हैं कि पॉजिटिव आएगा, पी क्यू आर अगर पॉजिटिव भी होंगे, पी क्यू अगर पॉजिटिव भी होंगे, तो अगेन अगर ये वैल्यू नेगेटिव के साइन के साथ है, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आएगी तो ये ओवरऑल टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आंसर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो विपुल का स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सुमन का आंसर चेक करते तो सुमन ने बोला अगर पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगेन पी क्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव हो भी गई, अगेन अगर क्यू की वैल्यू इस पॉजिटिव टर्म से छोटी आ गई, अगर क्यू की वैल्यू इस पॉजिटिव टर्म से छोटी आ गई तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और उसने बोला है क्या रूट हमेशा क्या आएंगे, सुमन ने बोला नेगेटिव आएंगे, तो नहीं, रूट्स क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो हम नहीं बता सकते क्लियरली कि इस इक्वेशन के रूट्स पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, कब तक, जब तक हमें पी क्यू आर की एग्जैक्ट वैल्यूज ना पता हो। तो इसलिए तीनों का ही आंसर गलत है, ना ही जैन का सही है, ना ही विपुल का, ना ही सुमन का। तो आंसर नंबर डी जो इसका है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो ये आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर सेंटर्ड एट O -4,3। इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, पहला कंसेंट्रिक सर्कल ये है, दूसरा ये है, और उसने बोला है कि दोनों के दोनों जो सर्कल हैं वो कहाँ पे कंसेंट्रिक हो रखे हैं, O -4,3 पे। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल टू डेट ऑफ आउटर सर्कल, मतलब इस इनर सर्कल का एरिया आउटर सर्कल के एरिया के साथ का रेशियो दे रखा है, तो 1:9 बना रखा है। पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन द बाउंड्रीज ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल, ए जो है इनर की बाउंड्री पे है, बी जो है आउटर की बाउंड्री में, शोन बिलो, ये डायग्राम है आपका। देन उसने पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ बी आर 3,5, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ओ के कोऑर्डिनेट पता है, सबसे पहले हमें बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो
इसको x2 y2 बना लीजिए, इसको x1 y1 बना लीजिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जब अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस 4 अगेन होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 बन के 7 का स्क्वायर 49, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4। तो ओ बी की वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है आपकी, अंडर रूट 53 यूनिट आ रही है। अब हम क्या लगाते हैं, यहाँ से एक कंडीशन दे रखी है A1/A2 क्या है, ये एरिया ऑफ इनर स्क्वायर है, ये एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1:9 दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहला वाला सर्कल है तो R1 लिखा है रेडियस, नीचे भी पाई आर स्क्वायर होगा मगर उसकी R2 लिख दी है, इज इक्वल टू 1/9। पाई से पाई आपका क्या हो जाना है, बेसिकली कट हो जाना है। R1 का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, इनर सर्कल की रेडियस का स्क्वायर करना है। इनर सर्कल की रेडियस OA है, हमें पता नहीं है, ठीक है। इसको हमने भी R1 नाम दे दिया है, और ये बड़ी वाली को जो टोटल बड़ी वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने क्या नाम दिया है, R2 नाम दे दिया है। R1 का स्क्वायर हमें पता नहीं है, R2 का स्क्वायर हमें पता है क्योंकि R2 इसके बराबर है, OB के बराबर है, और OB की वैल्यू रूट 53 आ गई है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 53 बचेगा। तो हमने R2 के स्क्वायर की जगह सीधे 53 रख दिया, इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से 53 इधर चले जाएगा, तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 53/9। अंडर रूट ट्रांसफर करेंगे तो R1 इज इक्वल टू 53 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, 9 का निकल जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब अगेन आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक की छोटी वैल्यू पता चल चुकी है, फिर रूट 53/3 है, और ये पूरी वैल्यू क्या है, रूट 53 है। आप इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो पता है और ये पूरा आपको साइड पता है, तो इस पूरी साइड में से जब आप ये वाली साइड घटाएंगे तो आपको यहाँ का रेशियो भी पता चल जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो मतलब बेसिकली आपको यहाँ और यहाँ पर का रेशियो पता चल जाएगा, और रेशियो पता होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस ए पॉइंट के क्या लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मगर मैं इसको थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। अब हमें क्या पता है, हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूँ, एक्स और वाई मान लेता हूँ। तो लेट से हमने इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मान लिए वो मान लिए एक्स कॉमा वाई। तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली बनने वाला है x-4 का x -4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरी डिस्टेंस OA जो अभी अभी आपने निकाल रखी है अंडर रूट 53/3। तो ये हो गया कि OA की वैल्यू x -4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर होगा। OA की वैल्यू यहाँ से आपकी अंडर रूट 53/3 आएगी। ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की तो पता करने हैं। आपने चार ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है 2/3 13/3। दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है -5/3 11/3। और तीसरा और चौथा जो है -9, तीसरा है -9/4 14/4, और लास्ट है -33/10 16/5। तो आप जैसे ही लास्ट के दो वैल्यू, अब आप क्या करें, ये एक्स वाई और एक्स वाई, इनमें से कोई, इन चारों में से कोई एक एक्स वाई क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लास्ट के दो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज इसको सॉल्व करने के बाद, इस पूरे अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद आपका क्या बचना है, डिनोमिनेटर में 3 बचना है, और यहाँ 4 और 10 और 5 बच रहा है। तो इसको कभी भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 आपका कॉमन नहीं निकल के आएगा बाहर, तो ये वाले तो वैसे ही कट हो गए। अब इसको लगा के देखते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू -5/3 रखेंगे तो अंडर रूट लिखा है यहाँ पे -5/3 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 11/3, तो 11/3 -3 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 12 -5 करेंगे 7 आ जाएगा। तो बेसिकली 7/3 का होल स्क्वायर बन रहा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये आपका बन गया बेसिकली 49/9 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 11 -9 करेंगे तो 11 -9 का आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो बेसिकली ये 2/3 बनेगा, 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बाहर से अंडर रूट है। तो 49 और 4 को जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा, नीचे 9 बच जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है,
अंडर रूट के अंदर 53/9 बच रहा है। अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 53 का अंडर रूट 53 आता है, 9 का अंडर रूट 3 आता है, जो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। मतलब इस इक्वेशन में हमने एक्स और वाई की वैल्यू इन चारों में से ये वाली वैल्यू रख के देखी जो इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। और बाकी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। अब इसने सेटिस्फाई कर दिया तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो कौन सी होंगी, ये वैल्यू होंगी -5,3 11/3, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप सेक्शन फॉर्मूले वाले से बचना चाहते हैं। देन एक फिफ्थ क्वेश्चन है, सोनाली स्टैंडिंग ऑन द वन साइड ऑफ द 7 मीटर। मतलब सोनाली डायग्राम में आपको दे रखा कि सोनाली इस पॉइंट पे खड़ी है, इस वन साइड ऑफ 7, ये रोड दी है जिसके 7 मीटर क्या दे रखी है आपको, ये जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है ये आपको 7 मीटर दे रखी है। सी वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस डी बिटवीन टू लाइट पोल्स ऑन द अदर साइड। वो इधर साइड खड़ी है और क्वेश्चन है कि सड़क के दूसरी ओर क्या है, 2 पोल है जिसके बीच की डिस्टेंस डी है। तो वो इस डी को क्या करना चाहती है, फाइंड आउट करना चाहती है विदाउट इधर आए हुए। मतलब वो यहीं से देख के बताना चाहती है कि इस डी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, पी है, ये वैल्यू आर है, ये पूरी वैल्यू डी है। आपको यही डी बताना है। एक उसने क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। मतलब जो आपको डी की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म्स में निकालनी है, पी और आर के टर्म्स में निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, अब बात करते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 2 ट्रायंगल, अभी इसका कुछ नाम नहीं है तो फिलहाल मैं बिना नेमिंग के ही कर दे रहा हूँ। आपको ध्यान से देखने में पता चलेगा क्योंकि आपको सिर्फ एमसीक्यू का आंसर निकालना है, ABCD में से लिखना है, तो आपको पूरी मेथड से जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है, यहाँ ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के आपका एक छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, और नीचे इस पॉइंट को मिला के क्या बन रहा है, आपका एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात, हम इन दोनों को ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, सिमिलरिटी के कुछ क्राइटेरियन होते थे जैसे कि SAS, SSS, AA या AAA। इन चारों में से कोई सा भी ये क्राइटेरिया लग जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देन उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का भी रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये सिमिलरिटी की कंडीशन होती थी ट्रायंगल की। अब इन दोनों को हम सिमिलर कहेंगे कैसे, जैसे इसमें ये वाला एंगल 90 है और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 है, तो एक एंगल मिल गया। दूसरा एंगल कहाँ से मिलेगा, जब आप देखेंगे तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 7 रहने वाली है। तो ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्स रेखा कट कर रही है। तो आपको पता होगा कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं जब भी ऐसी कंडीशन आती है। और वैसे भी साफ देखिए, ये जो एंगल बन रहा है सेम यही एंगल है, बस ये लाइन यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो इसका मतलब है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो चुका है, सिमिलर होते ही क्या हो जाएगा कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो लेंगे तो वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। जैसे छोटे वाले का जो ये वाला हिस्सा है P है, तो हम यहाँ पे P लिखते हैं। यही साइड बड़े वाले की कितनी बनेगी, ये P है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड की लेंथ कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो ये पूरी लेंथ बनने वाली है P+7। तो छोटे वाले की P अपॉन बड़े वाले की P+7। ये क्या हो गया, उनकी एक साइड का रेशियो हो गया। दूसरी कौन सी साइड लेंगे, ये वाली साइड तो दी हुई नहीं है, तो ये वाली और ये वाली साइड लेंगे। तो छोटे वाले में ये R है, बड़े वाले में ये D है, तो छोटे की R अपॉन बड़े की D। तो ये क्या हो गया है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ये पहली साइड का रेशियो इज इक्वल टू दूसरी साइड का रेशियो। यहाँ से R की वैल्यू D की वैल्यू निकालनी थी, तो D को ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, P+7 को यहाँ और P को नीचे, तो D ऊपर चले जाएगा, P+7 यहाँ से ऊपर जाएगा तो P+7 इंटू R अपॉन ये P नीचे आ जाएगा तो अपॉन P। तो आपकी D की वैल्यू बन रही है P+7 ब्रैकेट में R अपॉन P मीटर। अब मीटर क्यों लगाया, क्योंकि 7 मीटर उसने यूनिट दी हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन भी क्या है, D ऑप्शन, इसलिए करेक्ट हो रहा है। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। शोन बिलो आर 2 ट्रायंगल सच दैट लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ईच इज नोन। आपको 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल में आपको 2-2 साइड दी हुई हैं, ये वाली इसमें 3 और ये 4, इसमें 6 और 8 दी हुई है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है अलॉन्ग विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे, विच ऑफ दीज इज सफिशिएंट टू कंक्लूड वेदर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। तो उसने बोला है कि आपको क्या बताना है, कौन सी कंडीशन सफिशिएंट है ये बताने को कि
ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो पहली कंडीशन जो उसने दे रखी है, पहली कंडीशन जो उसने दे रखी है वो है एंगल के एल एम की वैल्यू एंगल पी क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन तो खाली उसने दे रखी है कि रेशियो ऑफ के एम रेशियो पी आर। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन, या ओनली वन या ओनली टू या दोनों में से कोई सी भी लगाओ तब भी काम बनेगा। इस तरीके से उसने क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। अब वही अगेन सिमिलैरिटी और क्राइटेरिया चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास 3 सिमिलैरिटी कंडीशन है, एक 3 या 4 बोल सकते हो। एक है SSS, एक है SAS, एक है AA, एक है AAA। AA हो जाता है तो AAA अपने आप ही हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग सकती है, बिकॉज यहाँ पर एक ही एंगल है और 2 साइड्स भी दी हुई हैं। तो 2 साइड और एक एंगल से क्या बन सकता है, SAS बन सकता है। तो हम SAS लगा के देखते हैं कि SAS बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में उसने KLM आपका ये बन रहा है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। और इस वाले में PQR ये वाला एंगल है। तो एक एक एंगल तो बराबर है। अब ये देखते हैं कि इस एंगल के बगल में जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सिमिलैरिटी में रेशियो बराबर आना चाहिए। तो इसकी KL साइड और इसकी PQ साइड का रेशियो निकालेंगे, तो इसकी KL अपॉन PQ करेंगे तो ये 4/8 बनेगा। मतलब KL अपॉन PQ का आंसर निकालेंगे तो क्या बनने वाला है, 4/8 विच इज इक्वल टू हाफ। सिमिलरली दूसरी साइड का रेशियो निकालेंगे तो LM अपॉन QR, LM अपॉन QR, LM की वैल्यू कितनी है 3, QR की वैल्यू 6 है। इसे कट करेंगे तो 3 2 6, तो ये 1/2 बन गया है बेसिकली। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि दोनों, जब हमने एक एक करके इनकी साइड्स का रेशियो निकाला तो 2 साइड्स का रेशियो निकाला तो दोनों की वैल्यू ही कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। मतलब रेशियो तो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से 2 साइड्स का रेशियो और उसके और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में पड़ने वाला एंगल भी बराबर है। तो यहाँ से जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगता है SAS। तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं कि क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो पहले से तो आ रहा है, ओनली वन से तो आ रहा है। अब देखते हैं क्या दूसरे से आ रहा है। इसने बोला रेशियो ऑफ KM रेशियो PR, ये बची हुई साइड और ये वाली साइड में। तो इसने सिर्फ KM रेशियो PR लिखा है। उसकी वैल्यू अगर ये हाफ लिख के देता, बाई चांस अगर ये इसकी वैल्यू अगर 1:2 लिख के दे देता तो इन दोनों की तो 1/2 आ रही है, और अगर इसकी 1/2 गिवन होती तो यहाँ से तीनों साइड्स का रेशियो क्या आता, बराबर आता। तो हम उसे ऐसा सिमिलैरिटी कह सकते थे। मगर ये क्वेश्चन में या तो मिसप्रिंट है, इसने सिर्फ ये लिखा है कि रेशियो ऑफ KM रेशियो PR। आगे क्या होना है उस KM रेशियो PR का, ये उसने दिया ही नहीं है कि कितना आ रहा है। अब मान लिया ये अगर 1/2 नहीं आ रहा है तो SSS तो नहीं लग सकती है, और SAS तो लग ही नहीं सकती है बिना एंगल के। और AA के लिए भी 2 एंगल चाहिए होते हैं। तो एक ही, मतलब सिर्फ पहले से आपका आंसर निकल जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन, विच इज ऑप्शन A। एक ऑप्शन था ओनली वन, एक ऑप्शन था ओनली टू, एक ऑप्शन था इधर 1 और 2। तो 2 से तो हो ही नहीं रहा, तो इधर 1 और 2 से कहाँ से होगा। फिर 7 क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दिया हुआ है, शोन बिलो अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी। ये एक सर्कल का क्या है, इस तरीके से जब एक सर्कल पूरा फॉर्म होगा तो ये उसका एक सेक्टर लिया हुआ है जो P सेंटर को मार्क करते हुए बनाया गया है। आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ P, व्हाट इज द लेंथ ऑफ P। बेसिकली इस पेपर में जो है क्वेश्चन जो है आपको घुमा घुमा के दिए हुए हैं, और जिसका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है वो ये सारे क्वेश्चन क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। अब उसने बोला है आपको ये P से लेके ये E तक की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब बेसिकली ये PE आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको करने के लिए हमने क्या कर रखा है, ये उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो E पॉइंट है 3 पॉइंट से आ रहा है और ये Q जो है 4 से आ रहा है। तो हमें पता है कि ये क्या बनेगा, आपका एक राइट एंगल बनेगा। अगेन आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप एक छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए। छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो छोटा ये है और बड़ा ये है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो पा रहे हैं। आप चेक करेंगे तो इसका ये वाला एंगल 90, इसका ये वाला एंगल 90, मतलब एक एंगल तो मिल रहा है आपको। A1 एंगल माना दोनों के बराबर हो गए। दूसरे एंगल कौन कौन से बराबर हैं, आप देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल P आ रहा है और ये बड़े वाले में भी एंगल P आ रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, मतलब एक एंगल ये बराबर है और एक कॉमन एंगल है। तो 2 एंगल मिल गए हैं आपको, एक एंगल A1 एक एंगल A2। तो मतलब आप सीधे क्या बोल सकते हैं, AA क्राइटेरियन का यूज़ करेंगे, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करेंगे तो आपको ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो अगेन आप क्या निकाल सकते हैं,
इनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है इनकी क्या होगा, कॉमन साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, मतलब बड़े वाले की, अब छोटे वाले पी ई निकालनी है तो जैसे मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले की पी ई ले लेता हूँ अपॉन बड़े वाले की पी क्यू ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, तो छोटे वाले की मेरे को ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सेस में 3 चला है और बड़ा वाला कितना चला है, 4 चला है, तो ये 3 अपॉन क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, पी क्यू ये क्या है, एक सर्कल का सेक्टर था, तो ये रेडियस 6 है, तो आपको पता होगा कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाते हो तो वो हमेशा क्या आता है, 6 ही आएगा, मतलब वो रेडियस के बराबर ही आएगा। अगर यहाँ पे उसने दे रखा है कि ये रेडियस कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से 6 से शुरू हो रही है, तो मतलब रेडियस टोटल 6 है, तो पी क्यू की वैल्यू भी उसने इंडायरेक्टली कितनी दी हुई है, 6 ही दी हुई है, तो पी की जगह तो पी ही आ गया, पी क्यू की जगह 6 आ गया, और साथ में ये 3/4 तो बन ही रहा है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, मतलब पी की वैल्यू कैसे आने वाली है, 18/4 करके, 4 से 18 को कट करेंगे तो 4 4 16, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, तो 4.5 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन आ रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इस तरीके से करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो आपको उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर करना था। देन एक 9th क्वेश्चन है, अ सर्कल इज ड्रॉन, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड द सर्कल सच दैट ओनली 3 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। अच्छा 8th क्वेश्चन है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, आपको 2 पॉइंट्स क्या करने हैं, सर्कल के बाहर मार्क करने हैं इस तरीके से कि उनसे केवल और केवल आप क्या खींच सके, 3 ही टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ कर सकें। तो उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, सारी की सारी 3 लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। देन उसने बोल रखा है बोथ द पॉइंट लाई ऑन द टेंजेंट, दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, टेंजेंट पे लाई करेंगे बोला है। तीसरा उसने बोला है द टेंजेंट्स एंड द सर्कल हैज़ 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल, उनके पास 2 पॉइंट होंगे कॉमन में। चौथा उसने बोला है सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज विद 2 पॉइंट्स देयर विल बी 4 टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है, बिकॉज क्या है, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला था आपको एक सर्कल बनाना है और सर्कल के बाहर क्या लेने हैं, 2 पॉइंट लेने हैं। अब रैंडम आप 2 पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, माना किसी ने यहाँ ले लिया, किसी ने यहाँ ले लिया, तो हमें पता है एक पॉइंट से मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हम सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो इस पॉइंट से भी 2 डिस्टेंस होगी, मतलब इस पॉइंट से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ होगी और इस पॉइंट से भी कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी, 2 होगी, तो टोटल मिला के 4 टेंजेंट होने वाली हैं। तो उसने बोला है कि हमको इस तरीके से बनाना था कि 3 ही टेंजेंट ड्रॉ, ये केस ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट से 4 टेंजेंट बन सकती हैं मैक्सिमम। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। देन बनते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में दिया है सोन बिलो इज अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट के क्यू के पी एंड एल एम। आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी एक टेंजेंट के क्यू है, एक टेंजेंट के पी है, एक टेंजेंट एल एम है, ठीक है। फिर उसने क्यू एल की वैल्यू 2 दी हुई है, के एल की वैल्यू 6 दी हुई है, पी एम की वैल्यू हाफ के एल दी हुई है। तो आपको एंगल एल एम के निकालना है, मतलब एल एम के निकालना है। तो अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करेंगे। अब आपको एक चीज़ पता होगी, ये क्यू एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, मतलब यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ये यहाँ से के से एल पढ़ रहा है तो के एल कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपने एक सर्कल चैप्टर में थ्योरम पढ़ी होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ होती हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो एक्सटर्नल पॉइंट के है, के से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई है, एक है के क्यू, एक है के पी, मतलब जितनी के पी की डिस्टेंस आएगी उतनी ही के क्यू की डिस्टेंस आएगी। अगर के क्यू 6 है, के क्यू कितना बन रहा है, 6 + 2 8, इसका मतलब है के पी भी कितना बनेगा, टोटल 8 बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने एक और दे रखी है, जो पी एम की वैल्यू है हाफ के एल के बराबर है और के एल की वैल्यू 6 दी है। तो यहाँ पे के एल की वैल्यू जैसे ही 6 रखेंगे तो 6 का 1/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब पी एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने 3 दे रखी है। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने 3 दे रखी है, ठीक है। ये पूरी 8 थी, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। अगेन ये क्या है, ये एम एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट एम पी गई है, एक टेंजेंट एम एन गई है, तो जितनी एम पी की वैल्यू होगी उतनी ही एम एन की वैल्यू होगी। तो एम पी की वैल्यू 3 है, तो एम एन की वैल्यू भी कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। अगेन एल एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एल से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई है, एक एल क्यू एक एल एन, तो जितनी एल एन की वैल्यू, मतलब जितनी एल क्यू की वैल्यू होगी उतनी ही एल एन की वैल्यू होगी। एल क्यू की वैल्यू 2 दी हुई है, तो एल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एल एन और एम एन को मिला के पूरी की पूरी एल एम की लेंथ बन जाएगी, मतलब 2 + 3 करके आएंगे,
तो इसका क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। मतलब बेसिकली उसने घुमा फिरा के क्या दिया होगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है बाहर से, इसका ये एंगल कितना दिया है 50 डिग्री, ये नीचे की लेंथ 5 है, ये लेंथ 6 है, और ये लेंथ भी कितनी आ रही है 5 आ रही है, LMK। और हमसे यही एंगल पूछा हुआ है LMK। तो आपको पता होगा अगर किसी ट्रायंगल में क्या होती है, थ्योरम होती है कि अगर ट्रायंगल की क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस, जिसके क्या है आमने दो साइड्स बराबर हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसके सामने बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इस 5 के सामने 50 बन रहा है, तो इस 5 के सामने भी कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो मतलब ये एंगल भी कितना होने वाला है, 50 होने वाला है। अब ये एंगल 50 हो गया, तो हमें कौन सा एंगल पूछा है, LMK, ये जो बचा हुआ एंगल है। अब आपको पता है कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। मतलब 50 50 और यहाँ पर के एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 50 50 को जोड़ के तो क्या आता है, 100 आता है। तो 100 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 80 जोड़ के आएगा। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये आपका कितना होने वाला है, 80 डिग्री होने वाला है, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं 80 डिग्री। तो सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। देन बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। इन द फिगर शोन बिलो, ये फिगर बना रखा है, ए बी और पी क्यू आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर बोला है। उसने बोला है कि कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू होगी, तो कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू होगी। अगेन आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पढ़ा होगा आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये रेशियो होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है बेसिकली किससे आती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से आती है। अब जब आप बड़े वाला एंगल लेंगे तो थीटा इसमें बन रहा है, तो थीटा के सामने ये पूरा का पूरा क्या होगा, बेस। मतलब आपको पता होगा एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर पड़ता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पूरा का पूरा हाइपोटेनियस कैसे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक b है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू बनने वाली है y प्लस बी। तो आप कॉस थीटा की क्या वैल्यू रख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर बेस आपका z है, हाइपोटेनियस आपका b प्लस वाई है। तो कॉस थीटा की एक वैल्यू आ सकती है z अपॉन बी प्लस वाई। तो आप देखेंगे तो आपको z अपॉन बी प्लस वाई दिया हुआ नहीं है। उसने क्या कर रखा है, आपको थोड़ा सा क्या करने को, फंसाने को उसने क्या दे दिया, a प्लस एक्स, एक ऑप्शन में दिया है a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस वाई। इसमें आप कैसे फंसेंगे, जैसे आपको सीधे सीधे याद नहीं रहा कि इसके सामने वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो कहीं आपने इसको बेस समझ लेंगे तो बेस की वैल्यू a प्लस एक्स आ जाएगी, हाइपोटेनियस b प्लस वाई है, तो कोई बच्चे क्या कर देंगे, इस पर ऑप्शन में टिक लगा देंगे। मगर ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं है, बिकॉज a प्लस एक्स क्या है, परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अभी हमें ये पता है, अगेन ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है। आप इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसका जब हमें पता है ये और ये दोनों रेस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये इस पूरी लाइन के साथ 90 बना रही है तो ये वाली भी क्या बनाएगी, 90 बनाएगी। मतलब दोनों में क्या बनने वाला है, एक एंगल तो 90 बनने वाला है। अगेन इसका ये वाला एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मतलब दो एंगल क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ से ए क्राइटेरियन से क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे थीटा बन जाएगा। और ये तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या कर दिया, उसको ट्रांसवर्सली कट कर दिया, तो ये वाला एंगल सीधे बराबर होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल रही तो क्या पता छोटे ट्रायंगल से निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा की वैल्यू छोटे वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू छोटे वाले ट्रायंगल से निकालेंगे तो अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अब छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं बेस क्या है, इसके सामने तो क्या पड़ेगा आपका परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया सी, हाइपोटेनियस हो गया बी, तो ऑप्शन आ रहा है आपका सी अपॉन बी। तो आपको सी अपॉन बी आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, सी अपॉन बी आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरीके से उसने थोड़ा सा फंसाने के लिए आपको क्या कर रखा है, थीटा यहाँ दिया था मगर रेशियो उसका छोटे वाले ट्रायंगल से लिख दिया था। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, द साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट एंगल इज 4/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें किसी एक एंगल का जो साइन है वो कितना दे रखा है, 4/5 है। माना हमें क्या दे रखा है, माना इस तरीके से हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ये इसका 90 डिग्री का एंगल है। माना यहाँ पर एक एंगल दिया है थीटा और इसके साइन की वैल्यू दी है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू दी है 4/5। सबको पता है साइन थीटा अपॉन 4, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू 4x बनेगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5x बनेगी। इसके सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा तो इसकी वैल्यू 4x दी हुई है, इसकी वैल्यू 5x दी हुई है। जब आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 4 के साथ जो अगला पेयर बनता है वो किसका बनता है, 3 का बनता है। तो मतलब आपका क्या बन जाएगा, बेस आपका 3x बन जाएगा। तो आगे जो तीन साइड्स हैं उनका रेशियो 5x 4x 3x होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेजर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। उसने बोला है कि कौन कौन सी
चार ऑप्शन दिए, तो कौन सी आपकी ट्रायंगल्स की साइड बन सकती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 4 5 9, 4 5 9, कहीं से कहीं तक ट्रू नहीं हो सकता है अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू 1 रख देते हैं बाई चांस, क्योंकि 4 5 आ रहा है ना, तो 4 और 5 कैसे आएगा जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4, चलो मान लिया ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5, चलो 5 हो सकती है। मगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी कितनी रखनी पड़ेगी, जब यहाँ 1 रखी है तो यहाँ भी 1 रखनी पड़ेगी, तो इसके साथ 3 आना चाहिए था। तो 4 और 5 तो सही बैठ रहा है, मगर ये 9 गलत हो गया। अगला ऑप्शन है 4 5 √41, तो √41 तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं सकता, तो वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन है 6 8 10, अब 6 किसके आ सकता है, 3 से आ सकता है। मतलब कब, जब एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 6, पहली सही आ रही है। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 8, दूसरी भी सही आ रही है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 2 10, तीसरी भी सही आ गई। मतलब 6 8 10 जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका जो है आपके ट्रायंगल्स की साइड बनने के लिए क्या हो रही है, कंडीशन सही हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देन बात करते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। उसने दे रखा था मार्क्स ऑब्टेन बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप ड फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको इस तरीके से क्या दे रखी है, ग्रुप ड फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्रुप ड फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। जैसे माना ये 0 to 10 लिखा है, फिर 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, और यहाँ पे उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ऐसे ही नीचे को चलती रहेगी 70 80। तो हमको इसको किस तरीके से करना है, तो उसने बोला है इस तरीके से आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड इन द रेंज ऑफ 70 to 80। और इस रेंज में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आ रही है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे इस रेंज में पढ़ रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस आ रही है, इस वाली क्लास में ही आ रही है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें आ गई, पहली बात। अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें आ रही है तो मॉडल क्लास भी किस में आती है, इसी में आती है, आपको पता होना चाहिए। तो मॉडल क्लास ये है, तो मोड भी कहीं ना कहीं 70 से 80 के बीच में लाई करेगा। तो 70 से 80 के बीच में लाई करेगा। और इसके नीचे को भी क्लासेस हैं 80 to 90, 90 to 100। अब हम 10 10 की इंटरवल में क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उसका एक क्लास का इंटरवल 10 लिया है, तो फिर वो क्या होता है, इंटरवल ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहता है, तो इसलिए हम वही इंटरवल देते हुए ऊपर से नीचे को बना रहे हैं। दूसरी बात उसने ये बोला है, इफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर द 70 80 रेंज आर इक्वल। यहाँ से ऊपर को बच्चे सेम है, कह रहा है, यहाँ से नीचे को मतलब उनकी फ्रिक्वेंसीज क्या है, सेम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ द डाटा, मतलब उसने बोला है इसके नीचे वाले की फ्रिक्वेंसी और इसके ऊपर वाले की फ्रिक्वेंसी सेम है। तो माना इनकी फ्रिक्वेंसी हम क्या क्या मान लेते हैं, एक्स एक्स, और इस वाले की क्या मान लेते हैं, लेट से वाई मान लेते हैं। तो हमें पता है वैसे भी 70 और 80 के बीच में लाई करेगा मोड। तो एक ऑप्शन 70 मार्क्स है, एक ऑप्शन 75 मार्क्स है, एक ऑप्शन 80 मार्क्स है, और फोर्थ में दिया है मोड कैन नॉट बी फाइंड। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी, 75 भी। तो बेसिकली बहुत से लोगों ने सीधे 70 + 80 को जोड़ के अपॉन 2 करके उसका आंसर 75 निकाला हुआ है। मगर उसकी पूरी ट्रिक ये है कि मोड निकालना है। तो एल क्या है, एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये है, तो 70 होती है इसकी, 70 होती है इसकी लोअर लिमिट, 80 होती है अपर लिमिट। तो 70 हो गई इसकी लोअर लिमिट की वैल्यू। प्लस F1 F0 क्या होते हैं और F2 क्या होता है, ये वाली होती थी F0, ये होती थी F1, ये होती थी F2। मतलब F1 जो है उसकी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती थी, मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रिक्वेंसी को आप F0 बोलते थे, मॉडल क्लास के बाद वाली को आप क्या बोलते थे, F2 बोलते थे। तो हमने उसको नाम दे दिया है, इसको वाई बोल दिया है, और इन दोनों को सेम सेम इसलिए रखा है बिकॉज उसने बोला है कि इस वाली से ऊपर वाली और नीचे वाली की फ्रिक्वेंसीज क्या है, सेम है। तो F1 की वैल्यू कितनी है, वाई है। तो बेसिकली ये आपका वाई माइनस F0 की वैल्यू एक्स है, अपॉन 2 इंटू F1 करना है, F1 की वैल्यू वाई है तो 2 इंटू वाई हो जाएगा, माइनस F0 और F2, F0 भी एक्स है, F2 भी एक्स है, मतलब एक्स को 2 बार घटाना है तो मैं सीधे सीधे 2x लिख सकता हूँ। इंटू एच क्या होता है, क्लास का इंटरवल। तो उसने एक क्लास दी है 70 से 80, तो मतलब इंटरवल क्या है इनके बीच का, 10। नीचे वाले से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आपका आंसर बनने वाला है 70 + वाई माइनस एक्स। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो नीचे बच जाएगा आपका वाई माइनस एक्स इंटू 10। वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स कट हो जाएगा, 2 से 10 कट करेंगे तो 2 5 सा 10। तो आपका 70 + 5 विच इज इक्वल टू 75। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया, इस तरीके से आ रहा है 75 मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी आपका इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। इन द फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर ROST इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ये ROST क्या है, एक यूनिट स्क्वायर है जो किसके अंदर बना हुआ है, एक सर्कुलर सेक्टर के अंदर बना हुआ है, जो सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर ओ को खींच के बनाया हुआ है। मतलब ये ओ को सेंटर मान के कि सेक्टर बना रखा है इस तरीके से PTQO। इसके अंदर क्या है, एक हमारा
क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है जो यूनिट है, यूनिट है मतलब इसकी साइड्स कितनी होंगी, 1 1 1 1, ठीक है। तो ये 1 1 1 हो गई। उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि along with the above information which of the following is sufficient to find the sector POQ। आपको इस पूरे सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप इस पूरे सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, उसने 4 कंडीशन दी है कि अगर इन चारों में से कौन सी कंडीशन पता हो जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसका सेक्टर निकाल सकते हैं। अगेन सेक्टर निकालने का फॉर्मूला देखेंगे तो एरिया ऑफ अ सेक्टर कैसे निकलता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ अ सेक्टर का, फिर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से ना ही थीटा पता है ना ही आर पता है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो थीटा तो नहीं पता है, मगर हम आर का पता कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि हम सेंटर को जो क्या होता है सर्कल का किसी भी पॉइंट से मिलाते हैं तो रेडियस बनती है। जब आप इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ओटी क्या आ जाएगा, ओटी आपकी क्या बनने वाली है, रेडियस बनने वाली है। तो ओटी उसने क्या दे रखी है, इनडायरेक्टली आपको गिवन दे रखी है। एक चीज़ आपको ये पता होगी कि ये क्या होती है, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में वर्टिसेस में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये क्या बन गया आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपका क्या बनने वाला है, √2 बनने वाला है। मतलब रेडियस तो हमें पता चल चुकी है √2 है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला ये है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, मगर हम कहाँ पे आके अटक जा रहे हैं, थीटा पे आके हमारी कहानी क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। और आर तो हमने खुद ही पता कर लिया, ये √2 है, ठीक है। तो थीटा पे आके कहानी रुक जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें थीटा कहाँ से मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन उसने दे रखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर ROST। उसने बोला है ROST का हम क्या दे देंगे, स्क्वायर मतलब उसका क्या दे देंगे, एरिया दे देंगे। अब ये तो उसने खुद ही, पहला क्या है, पहला उसने दिया है, अगर हम आपको क्या दे दें, एरिया ऑफ स्क्वायर ROST, तो हम इसका करेंगे क्या, एरिया तो हम ऑलरेडी स्क्वायर का निकाल ही सकते हैं साइड का स्क्वायर करके, तो और वैसे भी यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं निकल सकती है। फिर उसने दे रखी है रेडियस ऑफ अ सेक्टर POQ की क्या दे दे, रेडियस दे दे। रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा किसी काम का नहीं है, पहला ऑप्शन भी किसी काम का नहीं है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है अगर हम आर्क लेंथ दे दें, मतलब ये जो आर्क बन रही है इस पूरे आर्क की लेंथ दे दें, तो आर्क लेंथ दे देंगे। तो आर्क लेंथ का भाई एक फॉर्मूला होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अगर वो ये वैल्यू दे देता है हमें, थीटा अननोन है, 360 पता है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू √2 रखेंगे, मतलब ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, ये हिस्सा भी नोन है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, थीटा पता चल जाएगा, और ये थीटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एरिया का सेक्टर निकाल सकते हैं। तो मतलब हमारा आंसर कहाँ से बन रहा है, यहीं से बन रहा है कि अगर कोई हमें आर्क लेंथ दे दे तो वहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे, देन हम एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल के वहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही है कि अगर हमें आर्क लेंथ PQ की वैल्यू वो दे दे तो हम क्या कर देंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। तो ये कंडीशन सफिशिएंट है। 14 क्वेश्चन है, एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, फिबोनाची सीक्वेंस दे रखी है, इज अ पैटर्न इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 नंबर। आपको एक सीरीज दे रखी है 0 1 1 2 3 5 8 13। देन उसने क्या कर रखा है, उसको डायग्राम में बना रखा है, और डायग्राम में बनाने के बाद उसने लिखा है कि शोन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इन अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड। उसने एक यूनिट स्क्वायर ग्रिड बना रखा है जिसमें उसने फिबोनाची सीरीज के कुछ टर्म्स दिखा रखे हैं, ठीक है। द टर्म्स रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। और जो टर्म है मतलब जो 0 है, ये जो 1 है, ये 2 है, 3 है, ये क्या दिखा रहे हैं, आपके साइड की स्क्वायर को दिखा रहे हैं। तो आपने उसको, उसने क्या कर रखा है, पूरा एक तरीके इस तरीके से क्या बना रखा है, एक रेक्टेंगल बना के पहले यहाँ पर 1 बनाया है, फिर 1 बनाया है, फिर इसके नीचे 2 बनाया है, फिर उसको बढ़ा के यहाँ पे 3 बनाया है, फिर यहाँ पे 5 बनाया है, और लास्ट में आपको ये एक शेडेड रीजन ये दे रखा है। और 5th के बाद क्या आना है, 8 आना है। तो वैसे भी आप काउंट करेंगे तो उसने यहाँ पे 8 वर्टिकल लाइन्स और 8 क्या खींची है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। मतलब ये क्या है, बेसिकली ये 8 का वो है, ठीक है ना। अब ये क्या बन रहा है, आप देखेंगे ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 8 है। तो इसका ही एरिया क्या निकालना है, शेडेड रीजन का हमें सेक्टर का क्या निकालना था, एरिया निकालना था। एरिया का फॉर्मूला अभी अभी मैंने ऊपर बताया, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, थीटा होता है सेक्टर, ये मतलब इसका सेंटर बनने वाला एंगल। हमें पता है कि ये बेसिकली क्या बनने वाला है, स्क्वायर है,
तो स्क्वायर का हर वर्टिसेस क्या होता है 90 होता है, तो उसकी ये वर्टिसेस क्या होगी 90 होगी। तो एंगल मतलब इस पूरे सेक्टर का एंगल कितना है 90 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 90/360 लिख सकते हैं, इनटू पाई की जगह पाई रख देंगे, आर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 90 से 360 को सीधे काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से 64 को काटेंगे 16 बार कटेगा। तो आपका एरिया कितना आ रहा है 16 पाई यूनिट, आप पीछे से रख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, तो 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने को तैयार है। 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स आपका यहाँ से सही हो जाएगा। देन बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन है आपका, शोन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमिस्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक ये क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके ऊपर आपको क्या लगा रखा है उसने हेमिस्फेयर लगा दिया है, जिन दोनों की रेडियस क्या है आर ही है, इन दोनों की रेडियस क्या है, इसकी भी रेडियस यहाँ तक आर है और इसकी रेडियस भी क्या है आर है। उसने क्या देखिए कंडीशन देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसको किसी के बराबर दे रखा है उसने। तो मैं पहले इस पूरे सॉलिड का क्या निकालता हूँ सरफेस एरिया निकालता हूँ। तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो नीचे वाले का पहले कर्व्ड आएगा और नीचे का एक बेस आएगा, क्योंकि ऊपर का बेस तो छुप चुका है तो उसका सरफेस एरिया हम कवर नहीं करेंगे। तो इसका कर्व्ड आएगा, तो ये क्या है आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम किसका ऑफ सॉलिड का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना हिस्सा आपको अपने सिलेंडर का दिख रहा है और जितना हिस्सा आपको अपने हेमिस्फीयर का दिख रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का एक हिस्सा दिखेगा हमें इसका कर्व, तो इसका कर्व होता है 2πRh प्लस ऊपर वाला जो सर्कल है वो तो छुप चुका है, तो नीचे वाले सर्कल का एरिया लिखेंगे आप πr² प्लस ऊपर क्या बन रहा है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है और उसका भी कर्व्ड, क्योंकि उसका वाला हिस्सा तो छुप चुका है, बीच वाला जो बीच का बचेगा तो इसका भी सिर्फ कितना आ जाएगा 2πr² हो जाएगा। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2πRh बन रहा है, πr² में 2πr² ऐड करेंगे तो 3πr² बनने वाला है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। एक स्फीयर दे रखा है दूसरा जिसकी रेडियस उसने कह रखी है सॉलिड की रेडियस से ट्वाइस है, मतलब इसकी आर है तो इसकी रेडियस 2r लेनी है। तो इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है इस सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर है। अभी हमें सर्कल का सरफेस एरिया पता होता है क्या होता है 4πr² होता है, तो इसका जब आप निकालेंगे 4π रेडियस, इसकी रेडियस 2r है तो आपको 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2r का होल स्क्वायर कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 की जगह तो 4 ही आ गया, पाई की जगह पाई आ गया, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² बनेगा, 4 4 जा 16 बन जाएगा, तो 16πr²। तो उसने बोला है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या है आपस में बराबर है, तो आपको इन दोनों क्वांटिटी को बराबर रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बराबर रखेंगे ये आपका बनने वाला है 2πRh प्लस 3πr² इज इक्वल टू 16πr²। ये दोनों टर्म सेम हो रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 16πr² में से 3πr² आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 16 में से 3 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13πr²। तो 13πr², और यहाँ से क्या हो गया आपका 2πRh हो चुका है, r से r कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, तो आपका h की वैल्यू 2h की वैल्यू 13r बच रही है, तो यहाँ से h की वैल्यू बच जाएगी आपकी 13r/2। 2 से 13 को कट करेंगे तो ये आपका आने वाला है 6.5, पीछे से r बचा है तो r की जो आपकी हाइट की वैल्यू आ रही है 6.5 r, और पीछे से क्या दे रखी है यूनिट इसने सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो सारी की सारी हमने क्या रख दी है सेंटीमीटर में रख दिया, मतलब उसने बोला था कि रेडियस सेंटीमीटर में है तो r की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, तो ये पूरा टर्म भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हाइट की वैल्यू यहाँ से इतनी आ रही है, और उसने यही हाइट पूछा था कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो 6.5 r आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। 16 क्वेश्चन है, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताना है कि कौन सा आपका बन रहा है। ऊपर कॉट थीटा है, सबको पता है कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा/sin थीटा, तो इसको मैंने cos थीटा/sin थीटा रख दिया, इनटू सेक स्क्वायर थीटा है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1/cos² थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा लिख दिया। अब आप देखेंगे ये कॉस की 1 पावर है, ये कॉस की 2 पावर है, तो 1 पावर से 1 पावर कट हो जाएगी, तो ये क्या बचेगी आपकी 1 पावर बचेगी। इसको जब आप सॉल्व करने चलेंगे तो ऊपर बच रहा है आपका 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका आने वाला है sin θ/1। साइन से साइन कट होगा तो ये बेसिकली 1/cos बनने वाला है, 1/cos को आप क्या बोलते हैं सेक थीटा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है, ये ए आ रहा है। 17th क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ प्लांट्स इन
दीप्तिज गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो, द मीडियन प्लांट इज 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये क्या दे रखी है आपको, पूरी टेबल दी हुई है। हाइट ऑफ अ प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ प्लांट करके टेबल दी हुई है सेंटीमीटर में। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। नंबर ऑफ प्लांट मतलब फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये दी हुई है 2x, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 4x, ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 4। मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन दिया हुआ है टोटल 55, मतलब मीडियन 55 किस में लाई कर रहा है इसमें, तो आपकी मीडियन क्लास भी कहाँ लाई करेगी, यही वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास होने वाली है, क्योंकि 40 to 60 के बीच में ही 55 लाई करता है, तो ये आपकी मीडियन क्लास होने वाली है। आपसे क्या पूछा है, इस एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना पड़ता है मीडियन के फॉर्मूले में, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, पहली वाली ऐसी उतर जाती है 2x की जगह 2x, देन 2x में ये वाली ऐसे ऐड होती है 2x + 4 होगी, फिर 2x + 4 में 4x ऐड होगा, तो 4 और 2 मिला के 6x + 4 बन जाएगी। 6x + 4 में 8 ऐड करेंगे, तो 4 में 8 ऐड होगा तो 12 बन जाएगा। 6x तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर 6x + 12 में 4 ऐड करना है, तो 6x + 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो आपकी ये क्या बन गई है, ये जो वैल्यू आती है यही आपकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसीज का सम होता है, जिसे हम फॉर्मूले में स्मॉल n लिखते हैं। तो 6x + 16 आ रहा है। मगर अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ये उसका क्या होता था, फॉर्मूला होता था। L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये बन रही है, तो इसमें 2 लिमिट होती हैं, आगे वाली लोअर, पीछे वाली अपर। तो लोअर बन रही है 40, तो L की जगह कितना यूज़ कर सकते हैं 40। मीडियन उसने 55 दिया हुआ, तो 55 n/2, n का क्या कर देना है, 2 से डिवाइड करना है। n अगर 6x + 16 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 8 बच जाएगा। तो n/2 की वैल्यू आपकी आने वाली है 3x + 8 माइनस CF क्या होता है, मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी। मीडियन क्लास ये है, तो इससे पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 2x + 4 है, तो ये आपका -2x -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपॉन F 4x। मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, 4x है, तो 4x इंटू H इंटरवल कितना दिया हुआ है, किसी भी इंटरवल से निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 3x में से 2x घटाना है तो 1x बचेगा, 8 में से 4 घटाना है तो 4 बचेगा। तो बेसिकली ये आपका x + 4 अपॉन 4x इंटू 20। इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये 40 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 55 - 40 कितना बनने वाला है, 15 बनने वाला है। ठीक है, इस 4 से क्या कर सकते हैं आप, कट कर सकते हैं, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका बेसिकली 15x होने वाला है, इज इक्वल टू 5x + 20। तो 15x 5x घटाएंगे तो 15 में से 5 घटेगा, तो 10x बच जाएगा, इक्वल टू 20 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। और आपके 2 कहीं ना कहीं x की जगह दिया है उसने 2, ऑप्शन नंबर B है, तो आपका ये क्या हो गया, इस तरीके से करेक्ट हो चुका है। 18 क्वेश्चन है, अ बाउल कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू। एक बाउल है, ये 19 क्वेश्चन है, ये आपका 18 क्वेश्चन था। उसने क्या कर रखी है, 3 रेड बॉल दे रखी हैं, 2 ब्लू बॉल, एक बाउल है इस तरीके से, उस बाउल के अंदर क्या है, 3 रेड है, 2 ब्लू बॉल है। उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड शी मेक, मतलब एक रूही लड़की है, तो उसने बोला है कि वो क्या निकाल लिया, एक रेड मार्बल निकाल लिया। तो यहाँ से रेड मार्बल निकालेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबको पता है टोटल बॉल 3 है, नहीं टोटल रेड 3 है, टोटल बॉल 3 + 2 5 है। तो रेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब उसने बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कुड शी मेक शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल इज ग्रेटर देन इट वॉज बिफोर। मतलब अभी 0.6 आ रही है, अब वो क्या चेंज करे कि उसको उसकी जो है रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए। तो पहला केस है वो क्या करे, एडिंग अ रेड मार्बल, एक रेड मार्बल ऐड कर दे। मतलब अगर इसमें एक रेड मार्बल ऐड कर देंगे तो टोटल रेड कितनी हो जाएंगी, 4। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है, ऊपर आ जाएगी 4, नीचे टोटल आ जाएंगी 6,
तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ये 6 6 36 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 6 6 36। तो पहले से ज़्यादा आ गई। जब हमने पहला केस लगाया मतलब एडिंग अ रेड मार्बल करी, उसने क्या बोला, रिमूविंग अ, सेकंड केस में बोला एक ब्लू मार्बल क्या कर दो, रिमूव कर दो, मतलब यहाँ से ब्लू घटा दो तो 3 रेड हो जाएंगी, एक ब्लू घटा देंगे तो टोटल अब कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। 3/4 का आंसर कितना होता है, 0.75 होता है। मतलब दूसरे केस से भी हमारी प्रोबेबिलिटी इनिशियल केस से ज़्यादा ही आ रही है, मतलब ये वाला केस भी ट्रू है, ये वाला केस भी ट्रू है। एडिंग, तीसरा केस बोला है उसने, एडिंग 1 रेड और 1 ब्लू मार्बल, इस पर एक एक क्या कर दो, दोनों में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगी, रेड ऐड करेंगे तो रेड को आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मगर उसके साथ हमने एक ब्लू भी ऐड करी है तो 3 + 2 5 तो ऑलरेडी थी, एक रेड ऐड कर दी, एक ब्लू ऐड कर दी, तो नीचे टोटल केस कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 40 हो जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, तो 0.57 क्या हो गया, इनिशियल से कम आ गई है। तो ये वाला केस क्या हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। पहले और दूसरे केस फॉलो हो रहे हैं कि एडिंग अ रेड बॉल ये वाला केस और रिमूविंग अ ब्लू मार्बल ये वाला केस। तो मतलब ऑप्शन नंबर है आपका ओनली 1 एंड 2, मतलब ओनली 1 एंड 2 इसमें लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है आपको, असर्शन और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा है। असर्शन दे रखा है आपको 2 इज अ प्राइम नंबर, सबको पता है 2 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये आपको असर्शन दिया है, ये तो सबको पता है 2 प्राइम होता है, सही है। फिर उसने बोल रखा था स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर करके हमेशा प्राइम नंबर आता है। हमें पता है √6 क्या है, इरेशनल नंबर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मगर 6 तो प्राइम होता ही नहीं है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इरेशनल है मगर उनका स्क्वायर करके हमेशा, उसने बोला है हमेशा प्राइम आना चाहिए, हमेशा प्राइम कहाँ नहीं आता है, ये केस तो मैंने ही दे दिया है, इसलिए दूसरा क्या है, रीजन तो गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। आपका स्टेटमेंट सी है कि ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा, कि असर्शन सही है और रीजन क्या दे रखा है उसने, गलत दे रखा है। देन एक 20 क्वेश्चन है, उसमें भी सेम बोला है कि द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,3, और मतलब आपको क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक 2,3 दे रखा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस उसमें है, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में है, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा 2,3। एक दूसरा पॉइंट दे रखा है -2, -3, तो -2, -3 किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा आपका, जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, एक्स की वैल्यू इधर नेगेटिव, वाई की वैल्यू इधर नेगेटिव, मतलब 2, -3 क्या पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा -2, -3। तो पहला पॉइंट बोला है उसने असर्शन में, द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,3 और 2, -3। हमने इस लाइन को मिला दिया, तो ओरिजिन से 2,3 जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस नीचे को भी सेम होगी, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है 2,3 है और ये भी 2,3 है, मगर ये कोऑर्डिनेट की वजह से माइनस और माइनस आ रखा है। तो मगर उसने एक चीज़ गलत बोल दी कि सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉइंट होगा जो इससे भी जितने डिस्टेंस में दूसरे पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस में होगा, मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा तो वो इधर से भी सेम डिस्टेंस में होगा और इधर से भी सेम डिस्टेंस में होगा। कोई दूसरा पॉइंट मैं अगर इधर लेना चाहूँगा तो यहाँ ले लूँगा, वो यहाँ से भी सेम डिस्टेंस में होगा और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। तो पहला तो क्या हो गया, असर्शन गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। तो वैसे भी असर्शन फॉल है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन था ए और आर ट्रू होना चाहिए, तो ये तो गलत हो चुका है बिकॉज असर्शन गलत है। सेकंड केस में भी उसने ए एंड आर ट्रू दिए हैं मगर असर्शन तो हमारा सही नहीं है, तो ये भी केस गलत हो गया। सी केस है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मगर ए हमारा ट्रू नहीं आ रहा, तो तीसरी कंडीशन में फेल हो जाती है। इसका मतलब है चौथी कंडीशन जो उसने दे रखी है कि असर्शन फॉल होगा, रीजनिंग ट्रू होगा, ये अपने आप ट्रू हो जाएगा। आप रीजनिंग सही, रीजन सही है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। रीजन उसने दे रखा है द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑन द लाइनिंग जॉइनिंग 2,3 एंड -2, -3। ये जो ओरिजिन है ये इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है, क्या रखा है। तो हमें पता है किसी भी लाइन के मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ो, एंड पॉइंट का अपॉन 2 करो, 2 में -2 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, 0/2 का आंसर 0 ही आता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट जोड़ने पड़ते हैं, 3 में -3 जोड़ेंगे तो 3 -3 0, 0/2 अगेन 0 आता है। तो इसका मतलब है कि ये तो सही है कि इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट 0,0 पड़ा, तो रीजन सही आ रहा है मगर असर्शन गलत आ रहा है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जल्दी मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो के साथ जिसमें हम सेक्शन बी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, बाय बाय।